सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बानीता अंदर दाखिल हुई। उसने स्लीव लेस टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहन रखे थे। पाँव में ब्लैक कलर की हल्की सी चप्पल थी। यूं लगता था कि जैसे ये लड़की बेड पर पड़े पड़े थक गई है और उकताहट दूर करने के लिए उठकर आ गई। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरे साथ बेड पर आकर बैठ गई तो मैंने अपनी सोच का इजहार कर दिया। ये खबर टीवी चैनल पर क्या, किसी अखबार में भी नहीं आएगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस काम में राह मुलव्विस हो और वो खबर ना देना चाहें तो आवाम तक नहीं पहुंचती। हमने जो किया वो तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ हो चुका है। क्या हो चुका है, मैंने पूछा। हमारी ही तरह 4 ग्रुप और थे जिन्होंने इस नेटवर्क के अड्डों को तबाह किया है। बहुत सारा असला हाथ लगा है जो अब तक अमृतसर से बाहर निकल चुका होगा। हमारे 6 बंदे काम आ गए हैं और लगता है कि एक आध और जाएगा। बहुत जख्मी है वो। ये हम ही खुशकिस्मत हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ। उसने यूं कहा जैसे वो किसी टूर्नामेंट के बारे में बात कर रही हो। तभी मैंने हंसते हुए कहा, मैं जो तुम्हारे साथ था इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बेशक, तू साथ था। तेरे निशानेबाजी बड़ी कमाल की है दिलजीत। रतन बाबा यूं ही अपने इर्द गिर्द रतन नहीं रखता। उसमें कुछ होता है तो ही करीब आने देता है। मैंने जान लिया है कि तुम में बहुत कुछ है। उसने खुमार आलूद निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। आखिरी लफ्जों में उसके चेहरे पर अच्छी खासी सुर्खी आ गई थी। इतना बड़ा हंगामा एक ही रात में? मैंने उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाते हुए कहा। एक ही रात में। दरअसल उनकी फील्डिंग तो करीबन 3 माह से जारी थी। श्री जरनैल सिंह भिंडरावाला के मिशन को जिंदगी देने के लिए बहुत काम हो रहा है। इसे बहुत ज्यादा खुफिया नहीं रखा जाता। आखिर अवाम में बात लानी थी। अब इस बार राह को मालूम होना ही था। उन्होंने भी अपनी पेशबंदी की है और ये फक्त असला इकट्ठा करने की हद तक नहीं। हर कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। गैर मुल्की लोग इसमें मुलविस हैं। उन्होंने तो अपना असला फरोख्त करना है। सिर्फ पेप्सी कोका कोला की इजाज़त मांगने के लिए भारत को उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो फिर असले की तो बहुत बड़ी मार्केट है। खैर, ऐसे में तुम्हारी आमद के बारे में मालूम हुआ तो एकदम से प्लान आसान हो गया। हमें माहिर निशानेबाज चाहिए था, वो मिल गया। और वो मुश्किल तरीन टारगेट आसानी से मिल गया। और ये कहते कहते वो रुकी, फिर बदले हुए लहजे में बोली, और अब तुम मेरे पास हो। वो तो हूँ अब तेरे पास, लेकिन ये प्लान कैसे किया? मैंने यूं ही बात बढ़ाई। असल में रेलवे शेड वाला मरकज था, वो ही सबसे अहम था। हम सिर्फ दोनों वहां पर नहीं थे, हमारे इर्द गिर्द लोग थे। जैसे ही हम हीरो को अगवा कर लेते, उन्होंने उस जगह पर धावा बोल दिया। उनके सारे बंदे हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। तुम खुद सोचो, अगर वहां माहिर निशानेबाज ना होता तो सूरत हाल क्या होती। बहुत ज्यादा फायरिंग होनी थी और बंदे बहुत जाया होने थे। और फिर जब उनकी गाड़ियां हम पर चढ़ गई थी, उसने सोचते हुए कहा, तो मैंने पूछा, और किस तरह काम हो रहा है? मसलन फिल्मों के जरिए पंजाबी कल्चर, बल्कि सिख सकाफत को सामने लाया जा रहा है। शायद उस तरफ ध्यान ना जाता, लेकिन उन नर नकारियों ने अपनी फिल्मों के जरिए सिख अवाम का जहन बदलने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। अब अमृतधारियों को भी इसके मुकाबले पे आना पड़ा। दरअसल नर नकारी ये चाहते हैं कि सिखों में अपने हकूक हासिल करने के लिए जो लड़ने मरने की ताकत है, जो जज्बा है, वो ख़त्म हो जाए। वो कह रही थी और मैं समझ रहा था कि जिस तरह मिर्ज़ाइयों का तबका इसी मकसद के लिए तख्लीक किया गया कि वो जज्बा जिहाद को ख़त्म करने की एक कोशिश थी। अंग्रेज़ों के वफादार मिर्ज़ाई ये चाहते थे कि मुसलमान अपने अंदर से जिहाद ख़त्म कर दें। अब भला ये मुमकिन था? अब तुम देखना, सिर्फ भारतीय पंजाब में ही नहीं, पाकिस्तानी पंजाब के अलावा पूरी दुनिया की मार्केट में इन फिल्मों की नुमाइश होगी। इस तरह लिटरेचर पर, सहाफ़त में और बहुत जगहों पर काम हो रहा है। ओके, अब मेरा ख्याल है कि मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी सो जाओ। यार, तू वाकई ऐसा है या मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तुझे औरत से दिलचस्पी नहीं? शराब तुम नहीं पीते, तुम्हारा खाना पीना भी इतना ज्यादा नहीं, जीते कैसे हो? उसने हैरत से पूछा। समझ लो कि इनके इस्तेमाल से पाकीज़गी नहीं रहती। इनके करीब ना जाना ही मेरी असल में सही कुव्वत है।
आज मैं इनका इस्तेमाल शुरू कर दूं, कल एक चूहे की तरह मसल दिया जाऊंगा। मैंने यूं संजीदगी से कहा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा, मतलब कोई आत्मा शक्ति का मामला लगता है। चल ठीक है, सो जा, पर मुझे जागना है जब तक ये सब मामला खत्म नहीं हो जाता। ओके, मेरी ज़रूरत हो तो फौरन मुझे जगा लेना, मैंने कहा और मैं करवट लेकर लेट गया। वो उठकर चल दी, मैंने भी लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गया। अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कमरे के मिल गुजे अंधेरे में कोई मुझसे ज़रा फासले पर कुर्सी पर बैठा था। मैं चंद लम्हे यूं ही पड़ा रहा, फिर साइड टेबल पर पड़ा लैंप रोशन कर दिया। कमरे में रोशनी हो गई। सामने बानीता बैठी हुई थी। मैंने पूछा, तुम सोई नहीं हो? नींद ही नहीं आई, वैसे भी अब सुबह होने वाली है। और ये कहकर वो ड्रामाई अंदाज में रुकी। मैं खामोश रहा तो वो बोली, कुछ लोग आ रहे हैं रतन सिंह बाबा से मिलने के लिए। मुमकिन है वो घर की तलाशी भी लें, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए गार्ड या कोई और मसलन मुलाजिम बनना होगा जिसने खामोश रहना है। हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि वो रात से हवेली की निगरानी चारों तरफ से कर रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए तो मैं मुलाजिम क्या, मलंग भी बनकर गलियों में घूम सकता हूँ, मजनू बनकर सहरा की खाक छान सकता हूँ, रांझा बनकर जोगी बन सकता हूँ। फरहाद, मैंने खुशगवार लहजे में कहा तो वो हंसते हुए हैरत से बोली, ओ खैर तो है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तो रात ही समझ लिया था कि तुम जोगी हो, अब क्या हो गया? मैंने ख्वाब में देखा तुम दरिया में गोते पर गोता खा रही हो और डूब। मैंने कहना चाहा तो वो हंसते हुए बोली, बस करो और अब उठ जाओ। ये कहकर वो उठी और बाहर निकल गई। मैं पूरी तरह तैयार हो गया था। मेरे हाथ में गन थी और मैं ड्राइंग रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। पोर्च में यके बाद दीगरे कई गाड़ियां रुकीं और उनमें चंद लोग अंदर आ गए। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया, जहां उनकी तलाशी ली गई। फिर उन्हें आगे आने दिया गया। वो मेरे करीब से गुजरते हुए अंदर चले गए। तभी दूसरी तरफ से रतनदीप सिंह भी आ गया। उनके बैठते ही एक सफारी सूट वाले अधेड़ उम्र ने कहा, रतनदीप सिंह जी, जब हमारे दरमियान ये मुआहिदा हो चुका था कि किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई से पहले हम दोनों एक दूसरे को मुत्तला करेंगे, तो मैं इसे क्या समझूं? समझना क्या है? मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तुम्हारी तरफ से हुई है। असले की इतनी बड़ी खेप आए और हमारी नाक के नीचे से निकल भी जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? रतनदीप सिंह ने सुकून से कहा, देखें, हमने तो कारोबार करना है, इसमें आपके किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा, आपका कोई माली नुकसान भी नहीं हुआ। आप कारोबार करते हैं, हम तो कोई मुदाखलत नहीं करते। ये असला तुमने किन लोगों को फरोख्त किया है, इसी से तुम्हारी नीयत का अंदाजा होता है। किन के खिलाफ इस्तेमाल होना है, तुम इससे भी बखूबी वाकिफ हो। रतनदीप सिंह ने पुरसकून लहजे में कहा। तभी एक दूसरे शख्स ने कहा, सरदार जी, इस खेप की डील तो ये कर रहे थे, लेकिन इसमें मुल्क का मफाद है। सीधा क्यों नहीं कहते कि इसमें रा भी मुलविस है? तो ये रा किसको मारना चाह रही है? अवाम के हाथ में असला देकर आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? सीधे फोर्सेस उन्हें क्यों नहीं मार देती, जैसे पहले 84 में मारा था? और फिर आप मेरे पास क्यों आ गए? ये सब सुनना। इस बार वो सख्त लहजे में बोला था तो एक तीसरे शख्स ने रोबदार आवाज में इंतहाई बेरुखी से कहा, बानीता और इसके साथ एक नौजवान वो हमें यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने कत्ल किया, वो यहीं हवेली में हैं। हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, हमारे पास सर्च वारंट है। और लगता है तुम पुलिस में नए आए हो या तुम्हारा तबादला हाल ही में यहाँ हुआ है। अगर बानीता ना मिली और वो नौजवान जिसका तुम जिक्र कर रहे हो यहाँ ना मिले तो फिर? रतनदीप ने इस कदर एतमाद से कहा कि वो एक लम्हे को तजब्जुब का शिकार हो गया। तभी पहले वाला शख्स बोला, रतन सिंह जी, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। शहर में इतना बड़ा हंगामा हो गया है, हमें ऊपर जवाब देना है, क्या कहेंगे उन्हें? आप उन्हें हमारे हवाले कर दें। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि मैं इस मामले को सिरे से नहीं जानता। कौन है, किसने क्या किया है, ये सब। आप बानीता के बारे में क्यों कह रहे हैं? वो तो 2 दिन से यहाँ नहीं है। आप चाहें तो हवेली की तलाशी ले लें, फिर उसके बाद क्या होगा ये तुम लोग जानते हो। आप लोगों ने ऊपर क्या जवाब देना है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब आप बताएं कि नाश्ता क्या करेंगे, अंग्रेजी वाला या? ये कहकर उसने सब की तरफ देखा तो पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे एक शख्स ने कहा, देखें सरदार जी, हम रुकन असम्बली हैं, हमने सियासत करनी है। अगर मुल्की मफाद इसमें शामिल ना होता तो शायद मैं इन लोगों की भी बात ना सुनता, और अगर ये किसी ग्रुप की लड़ाई होती तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं था।
آپ बानीता और उस नौजवान को हमारे हवाले कर दें। उस नौजवान के बारे में शुबा है कि वो गैर मुल्की एजेंट है। बात अगर बढ़ी तो बढ़ने दें राम दयाल बाबू, आप क्यों परेशान होते हैं? मैंने माना कि हमने सियासत करनी है, लेकिन लाशों पर या खून की होली खेल कर नहीं करनी गंदी सियासत। बानीता के बारे में मैं कह चुका हूं कि वो यहाँ नहीं है तो नहीं है, और मैं किसी नौजवान के बारे में नहीं जानता। रतनदीप ने कहा तो वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, वो नौजवान गैर मुल्की एजेंट है, इसके शवाहिद मिल चुके हैं। वो यहाँ ही नहीं, मदन लाल केस में भी मुलविस है। आप बानीता को बचाना चाहते हैं तो बचा लें, मगर वो नौजवान हमें दे दें, कुछ तो फाइलों का पेट भरेगा। मैंने कहा ना, आप नाश्ता क्या करेंगे? रतनदीप ने बेरुखी से कहा। ठीक है सरदार जी, फिर हमसे कोई गिला मत कीजिएगा, आपने भी तो यहीं कारोबार करना है। उस पहले वाले शख्स ने उठते हुए कहा, जिस पर सरदार रतनदीप सिंह ने कोई तबसरा नहीं किया। वो उठा भी नहीं और ना ही उन्हें अलविदाई कलिमात कहे, बस उन्हें जाता हुआ देखता रहा। वो सारे लोग मेरे करीब से होकर बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद पोर्च से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर फिजा खामोश हो गई। मेरी पूरी तवज्जो उनकी तरफ थी, इसलिए मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि रतनदीप सिंह कब मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करना, मैं जब तक हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने कहा तो मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब चला गया। म्यूजिक के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बनीता कौर इंतहाई मुख्तसर लिबास में आगे आगे जा रही थी। अपर लेस शर्ट जो घुटनों से जरा ऊपर तक थी, स्याह मगर चमकती हुई बरहना पिंडलियां, स्याह सैंडल, बाल खुले और तेज मेकअप के साथ स्याह चर्मी बैग। वो अमृतसर का महंगा बार था जहां अमीर तरीन घरों के लड़के लड़कियां तफरी तबाह के लिए आते थे। इस वक्त भी वो बार रूम भरा हुआ था। नशे में मदहोश ज्यादातर नौजवान म्यूजिक पर नाच रहे थे। कुछ लोग मेजों के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, ज्यादातर जाम ही लुंढा रहे थे। हम दोनों एक खाली मेज के इर्द गिर्द बैठे ही थे कि इंतहाई मुख्तसर लिबास वाली वेटरस आन टपकी। बानीता ने ऑर्डर दे दिया। यहाँ आने से पहले हम में ये तय हो गया था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और ना ही वहां पर गोश्त से बनी कोई शय खाऊंगा। इसका हल मुझे बानीता ने यही बताया कि वो पीती रहेगी, तुम सिर्फ सोडा पीना और नशे की अदाकारी करना, आगे वो संभाल लेगी। मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां तेजी से हरकत कर रही थीं। बानीता मोहतात निगाहों से हर तरफ का जायजा ले रही थी, जबकि मैं किसी थर्ड क्लास आशिक की तरह उसके चेहरे पर देख रहा था। जिस वक्त हम कार में बैठकर हवेली से निकले थे, उस वक्त मेरी निगाहें उसके बदन में उलझ गई थीं, मगर अगले ही चंद लम्हे मैं खुद पर काबू पाते हुए उससे पूछ लिया कि हम किस मकसद से बाहर जा रहे हैं। जहां इतना रिस्क है, अभी सुबह ही वो लोग धमकियां देकर गए हैं। यही तो मालूम करना है कि वो हम पर हाथ डालते हैं या आज होने वाले मुआहिदे की पासदारी करते हैं। मुआहिदा? मैंने तजस्सुस से पूछा। हाँ, रतन बाबा और यहाँ के क्राइम किंग के दरमियान उसने राह को जमानत दी है। मुआहिदा ये तय पाया है कि वो अवाम में असला नहीं फैलाएंगे और ना ही कोई ऐसी इश्ताल अंगेज मुहिम चलाएंगे जिससे सिंह शिद्दत पसंद भड़क उठें। जबकि रतन बाबा ने उन्हें खुली छूट दे दी है कि अगर वो चाहें तो उन शिद्दत पसंद को गिरफ्तार कर लें, लेकिन इस सबूत के साथ कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। मतलब रतनदीप सिंह सियासी असर व रसूख भी रखता है? मैंने पूछा। हाँ, इसीलिए तो फौरन उस पर हाथ नहीं डाला गया। अगर ऐसा ना हो तो अब तक ये हिंदू बनिए रुके रहें? बस इसी मकसद के लिए बाहर निकलना है? मैंने पूछा। नहीं, एक प्रेमी जोड़े को देखना है। वो कैसा है? हो सका तो कुछ देर उनके साथ गुजार लेंगे, बानीता ने हंसते हुए कहा। इस वक्त वो उस प्रेमी जोड़े को तलाश कर रही थी। वेटरस हमारे सामने काफी कुछ रख गई थी। बानीता ने अपने लिए जाम बनाया और मुझे सिर्फ सोडा डालकर दे दिया। मेरे सामने सलाद था, मैं वो खाने लगा। अचानक उसका चेहरा साकित हो गया और वो यकटुक मुझे देखने लगी। चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद बोली, मिल गए। वो जो सुर्ख स्कर्ट वाली लड़की है, जिसने ब्लैक लॉन्ग शूज पहने हुए हैं, शोल्डर कट बाल, और उसके साथ वो लड़का, दोनों नाच रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। उन्हें अपना मेहमान बनाना है। ये कहते हुए उसने दूसरा पैग भी अपने गले में उंडेल लिया। वो कुछ देर तक उन्हें देखती रही। वो यही देखना चाहती थी कि उनके साथ कोई दूसरा भी है या नहीं।
इसके साथ साथ वो खाने पीने की तरफ भी मुतवज्जा रही। अचानक वो उठी, मेरा हाथ पकड़ा और उन नाचने वाले जोड़ों के दरमियान जा पहुंची। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। ये दूसरा मौका था जब मैंने उसके बदन पर लगे परफ्यूम की तारीफ की थी। वो नशे में थी और रोमांटिक मूड की भरपूर अदाकारी कर रही थी। वो नाचते हुए बिल्कुल उनके करीब चली गई और एकदम उनसे टकरा गई, जिससे वो दोनों लड़खड़ा कर रुक गए। तभी बानीता नशे में लड़खड़ाती हुई बोली, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये कहते हुए वो उन्हें उठाने लगी। कोई बात नहीं, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक मैं लड़के को अपना हाथ दे चुका था। वो मेरा सहारा लेकर उठ गया तो बानीता बोली, नहीं, गलती मेरी थी। ओके, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। वो लड़की काफी हद तक हैरानगी से बोली तो बानीता ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें हायल करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक तुम मेरे साथ एक पैग नहीं ले लोगी। तुम और तुम्हारा फ्रेंड मेरे साथ एक एक पैग। ओके, लड़की ने कांधे उचकाते हुए कहा। वो समझ गई थी कि सामने वाली नशे में धुत है, यूं ही नहीं जाने देगी। वो तीनों बार की जाने बढ़ गए और मैं मेज पर आकर बैठ गया। मेरी निगाहें उन्हीं की तरफ थीं। उन्होंने वहां से बोतल ली और एक तरफ लगे सोफों पर जा बैठे। वो मुझे यूं भूल गए थे जैसे मैं उनके साथ हूं ही नहीं। दफातन एक लड़की मेरी जानी बढ़ी और बड़े खुमार आलूद लहजे में बोली, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं, बैठो, मैंने कहा। तब तक वेटरस हमारे करीब आ गई। उसने बिल रखा, जिसे मैंने अदा कर दिया। वो वहां से सब कुछ समेट कर ले गई। कुछ पीने की ऑफर नहीं करोगे? उसने कमाल अदा से कहा, जिससे बड़े बड़े लुढ़क जाएं। वो आधे से ज्यादा बदन से बरहना थी। मैं फौरी तौर पर नहीं समझ पाया था कि वो कौन हो सकती है। पहला ख्याल यही था कि वो कोई कॉल गर्ल थी जो अपने गाहकों की तलाश में इधर आ भटकी थी। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, तुम जो कुछ भी लेना चाहो ले सकती हो, बिल मैं दे दूंगा। मेरे यूं कहने पर वो चौंक कर मेरी जानिब देखने लगी, जैसे मैंने उसकी तवक्को के बरक्स कुछ कह दिया हो। चंद लम्हे यूं ही बैठी रही, फिर बोली, क्या तुम्हें मुझ में कोई दिलकशी महसूस नहीं होती? नहीं, क्योंकि जो शय मेरी नहीं मैं उस पर निगाह नहीं रखता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो बोली, तुम दिलजीत सिंह हो या जो भी हो, भागने की कोशिश मत करना। तुमने आज ही हवेली से निकलकर बहुत बड़ी गलती की है। भागना चाहोगे भी तो नहीं भाग पाओगे। बहुत सारे लोग तेरे इंतजार में इर्द गिर्द खड़े हैं। उसके लहजे में तंजिया आमेज नफरत थी। तब मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, ठीक है, नहीं भागूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे अपना तारुफ करवाना पसंद करोगी? हम अंधेरों के राही हैं, मिस्टर दिलजीत सिंह। हमें खुद मालूम नहीं होता कि हमारा तारुफ क्या है। ये कहते हुए उसने अपने बालों को समेटने के अंदाज में इशारा किया। मैंने बड़े सुकून से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, फिर मेरी भी एक शर्त है, जब तक तुम अपना तारुफ नहीं करवाओगी मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा पाओगी। वाह, इतना एतमाद है तुम्हें खुद पर। उठो और चलो मेरे साथ, वरना मेरे एक इशारे पर तेरी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। उसने दांत पीसते हुए कहा। तो ले जाओ मुझे, अगर तुम में हिम्मत है तो। तारुफ के बगैर तो मैं जाने वाला नहीं, मैंने भी उसका मुज़हका उड़ाते हुए कहा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी जो उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। बिलाशुबा उसने इशारा किया था, इसलिए दो लंबे तड़ंगे नौजवान हमारे करीब आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाना चाहा। उसने मेरे बदन को हाथ ही लगाया था कि मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटक दी। वो मेज पर गिरा। मैंने पूरी कुवत से उसकी गर्दन पर घूंसा दे मारा। तब तक दूसरे ने खड़ी हथेली मेरे सर पर मारी, जिससे मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। दूसरी बार उसने मेरे मुंह पर घूंसा मारना चाहा, तो मैंने बाजू से पकड़कर उसे भी मेज पर गिरा दिया। तभी दोनों हाथ बांधे और उसकी गर्दन पर दे मारे। वो ऊख की आवाज के साथ वहीं लुढ़क गया। अचानक सामने से तीन नौजवान तेजी से भागते हुए आए और आते ही मुझ पर पल पड़े। मैंने कुर्सी छोड़ दी थी। फिर कुर्सी को घुमाया, वो जरा सा पीछे हट गए तो मैंने एक गो गर्दन से पकड़ा, जबड़े पर घूंसा मारा। तब तक मेरी पसलियों पर ठोकर पड़ चुकी थी। एक ने मुझे पीछे से काबू किया। मैंने अपना सारा वजन उस पर डाला और अपनी लात घुमाकर सामने वाले को मारी। वो छह थे। छठी लड़की थी जो चीख चीख कर उन्हें हिदायत दे रही थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। बार में हमारे लड़ने का शोर मच चुका था। सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ भागते हुए आ रहे थे। बिलाशुबा उन्होंने या तो हमें उठाकर बाहर फेंक देना था या फिर पुलिस के हवाले करना था। मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था।
सिक्योरिटी गार्ड ने हमें अलग अलग किया और हाँक कर बाहर लेकर जाने लगे। उनके हाथों में असला था। जैसे ही हम बाहर आए, उन्होंने बगैर कुछ कहे हमें सड़क पर धकेल दिया। अब वो मेरे सामने थे और मैं अकेला। मुझे बानीता की समझ नहीं आ रही थी कि वो अब तक क्या कर रही है। क्या वो अब तक नशे में धुत होकर हवास खो बैठी है? वो 6 के 6 मेरे सामने थे, 5 मर्द और एक लड़की। बानीता अंदर ही कहीं मसरूफ थी। मेरी निगाहें उन हमला आवरों पर जमी हुई थीं। वो मुझे घेरे में लेने के लिए दायरा बना रहे थे। मैंने चंद लम्हे सोचा और उल्टे कदमों पीछे हटते हुए दौड़ लगा दी। तभी वो मेरे पीछे भागे। मैं एकदम टर्न लेकर सड़क के दरमियान में चला गया। उनमें से दो मेरे बराबर चढ़ाए थे। इससे पहले कि वो मुझ पर वार करते, मैं आगे बढ़ा और पूरी कुवत से घूंसा एक के चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ाया। तब तक दूसरे ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए थे। मैंने उन्हें पकड़ा और झटके दिए। वो मुंह के बल सड़क पर गिरा। मैंने पूरी कुवत से उसकी गर्दन पर पांव मारा। वो सड़क से चिपक गया। सामने वाला मेरी तरफ लपका। मैंने उसकी टांगों के दरमियान में पैर मारा। वो दोहरा हो गया। मैंने उसकी गर्दन अपनी बगल में ली और झटका दिया। हल्की सी आवाज के साथ वो बेदम हो गया। मैंने उसे फेंका ही था कि वो चारों मेरे मुकाबिल आ गए। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था। शायद वो गाड़ी में से रिवॉल्वर लाया था या पहले ही उसके पास था। उसने कड़क कर कहा, रुक जाओ, जरा सी भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैं एकदम से ठिठक कर रुक गया। अब मेरे लिए जाए फरार नहीं थी, लेकिन सामने के हाथ में खिलौना देखकर मुझे जरा सा इत्मीनान हुआ था। मैंने खुद पर काबू पाया और उसी के लहजे में बोला, तुम कौन हो और ऐसे क्यों बदमाशी कर रहे हो? बहुत हो चुका दिलजीत। तुमने बानीता के साथ बहुत मौज कर ली, अब जरा हमारे मेहमान बनो। उनमें से एक ने कहा तो मैंने पूरे एतमाद से पूछा, मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? चोर के चोर और सिपाही के सिपाही, तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, मैं बताती हूँ कि तुम कौन हो। उनके पीछे से बानीता की आवाज आई तो उन्होंने चौंक कर देखा। वो पिस्टल लिए खड़ी थी। यही एक लम्हा था। मैंने छलांग लगाई और रिवॉल्वर वाले पर जा पड़ा। उसका रिवॉल्वर छीना तो हम दोनों सड़क पर जा गिरे। मैंने उठने में देर नहीं लगाई, वरना हमेशा के लिए वहीं पड़ा रह जाता। मैंने उन्हें कवर कर लिया था। दिलजीत, इन्हें बांधो या फिर गोली मार दो। बानीता के इस हुक्म में यही था कि उन्हें महज डराना है। बांधने या गोली मारने की मंतक अजीब सी थी। मैंने रिवॉल्वर में गोलियां चेक की, फिर उनकी तरफ सीधा ही किया था कि उन्होंने हाथ उठा दिए। तुम्हारे आका हमारे घर में आकर धमकियां दें और तुम लोग हमें बीच सड़क के घेरो और फिर हमें जाने दें? अरे मैं रतन बाबा को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए उसने फायर करना शुरू कर दिया। वो निचले धड़ में गोलियां मार रही थी। मैंने भी सड़क पर पड़े दोनों की रानों में गोलियां उतारी और भाग खड़ा हुआ। कुछ फासले पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाजा खोलना चाहा तो बानीता तेजी से बोली, आगे दिलजीत, आगे बैठो। मैंने देखा पिछली सीट पर वो जोड़ा बेहोश पड़ा था। जैसे ही गाड़ी चली तो मैंने पूछा, ये क्या है, कैसे किया तुमने? बस एक जरा सी नशीले पाउडर की चुटकी और ये गुटर हूँ। ये सारे इसके सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं तो कब का इन्हें लेकर यहाँ गाड़ी में इनके बेहोश होने का इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो हंसते हुए बोली, ये सब उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी वालों ने तुम लोगों को धक्के देकर बार से बाहर फेंका। ये तुमने प्लान किया था? मैंने चौंकते हुए पूछा। जी, मैंने। और अगर मैं तुझे बता देती तो फिर तुम ऐसे ना लड़ते और ना ही इसमें फितरीपन होता। और सबसे अहम बात यह है कि अब उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि उन परिंदों को अगवा किसने किया है। उसने हंसते हुए कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए दाद देने वाले अंदाज में कहा, वाकई बानीता, तुम्हारी खोपड़ी में शैतान का दिमाग है। लेकिन तुम हो कि मेरी सलाहियतों का फायदा ही नहीं उठाते हो, जालिम। उसने आंख मारते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा तो मैंने सामने सड़क पर देखते हुए सलाह दी, ध्यान से गाड़ी चलाओ। चूंकि मुझे अमृतसर की सड़कों के बारे में इतना मालूम नहीं था, इसलिए खामोशी से देखता रहा कि वो किधर जाती है। कुछ देर के बाद जब वो अंदरून शहर के जाने के बजाय शहर के बाहर वाले रास्ते पर हो ली तो मैंने संजीदगी से पूछा, बानीता, किधर किधर जा रही हो, क्या इरादा है? बाबा के एक दोस्त हैं, हम उनके फार्म हाउस पर जा रहे हैं। अक्सर वहीं जाते हैं। अब पता नहीं इन परिंदों के लिए कितने दिन लग जाएं, सो हम उधर रहेंगे। इन्हें हमने अगवा किया है और इसके एवज बहुत कुछ इनसे लेना है। बहुत कुछ? कितनी रकम? मैंने पूछा तो वो बोली, ओ नहीं बाबा, रकम नहीं लेनी, कुछ दूसरी डील करनी है।
उसने कहा तो मैं खामोश रहा। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल ड्राइविंग के बाद हम अमृतसर शहर से बाहर निकल आए। यहाँ वीराना था, मेरे ख्याल में वो तरन तारन की तरफ जाने वाला रास्ता था, जिससे उतरकर हम ज़ेली सड़क पर आए थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर ड्राइविंग के बाद हम एक फार्म हाउस में जा पहुंचे। वो हमारे इंतज़ार में था। फाटक खुला तो वो पोर्च में नहीं रुकी बल्कि आगे चलती गई। खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चलते हुए अचानक सरकंडे आ गए। वीरान सी जगह, जैसे जंगल हो। उसके दरमियान दरख्त और 3 झोपड़ियां थीं। वहां जाकर यही लगता था कि जैसे हम किसी फार्म हाउस के दरमियान में नहीं, बल्कि किसी जंगल में आ गए हैं। उन तीनों झोंपड़ियों के पास उसने गाड़ी जा रोकी, फिर एक तवील सांस लेकर बोली, दिलजीत, इन परिंदों को उतारने में मदद करो। ओके, मैंने कहा और पहले लड़के को उठाया और उसे झोंपड़ी में ला डाला। फिर लड़की को लाने के लिए मुड़ा तो उसे बानीता उठा कर ले आई। उसने आते ही झोंपड़ी में मौजूद लालटेन जलाई, फिर थैले से लाइट निकाल कर बोली, अब इनका ज़रा ध्यान रखना, मैं यहाँ करीब ही गाड़ी खड़ी करके आती हूँ। ये कहकर वो मेरी सुने बगैर पलट गई। घास फूस और धान की पराली का ढेर था जिस पर उन दोनों को लिटाया हुआ था। मैं उनके पास बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को क्यों अगवा किया गया है। जो मकसद भी होगा सामने आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को छुपाने के लिए जो जगह मुंतखब की गई थी वो बहुत लाजवाब थी। बिल्कुल ही जंगल का माहौल लगता था। मैं उस बंदे की सोच को दाद दे रहा था जिसके जहन में ऐसा ख्याल आया था। इंसान कैसा है, चंद फुट के फासले पर या फिर अगले लम्हे के बारे में नहीं जानता। ऐसी ही ऊट पटांग सोचें मेरे दिमाग में फिर रही थी कि बानीता वापस आ गई। उसने लाइट का रुख उन दोनों की तरफ कर दिया। अरे, इन दोनों को होश में नहीं लाए? थैले में पानी था यार। मैंने थैला खोला, उसमें से पानी की बोतल निकाली और फिर उन दोनों के मुंह पर छींटे मारे। वो कसमसाते हुए उठ गए। तभी लड़की ने हैरत से पूछा, हम कहाँ हैं? हम जंगल में हैं और तुम दोनों को हमने अगवा कर लिया है। चीखने चिल्लाने शोर मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागना चाहोगे तो इर्द गिर्द बहुत सारे दरिंदे हैं, चीर फाड़ कर खा जाएंगे। सो तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, लिहाजा सुकून से सो जाओ। बानीता ने उसे कहा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। तभी लड़के ने पूछा, कौन लोग हो तुम और क्यों किया है हमें अगवा? बच्चे, तुम्हारा सवाल फजूल नहीं है, तुम्हें यह पूछने का पूरा पूरा हक है। लेकिन तुम्हारे इन दोनों सवालों का जवाब तुम्हारे बाप को देना है, बल्कि उन्हें बताना है कि हम कौन हैं और तुम दोनों को क्यों अगवा कर लिया गया। इसलिए कोई सवाल मत करो, सुकून से सो जाओ। नींद नहीं आती तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारो, और अगर दिमाग में किसी किस्म का कीड़ा आया तो मैं रिवॉल्वर की गोली से निकाल दूंगी। समझे? बानीता ने बज़ाहिर ठहरे हुए अंदाज में कहा था, मगर लहजे में सफाकपन पूरी तरह मौजूद था। उसने थैले में से टिन पैक सोडा निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया, फिर लड़की की तरफ और एक मुझे देकर अपना टिन खोल लिया। तभी लड़के ने टिन वापस फेंकते हुए कहा, इतना तो मैं जानता हूं कि तुम लोग पापा को ब्लैकमेल करोगे, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मर गया तब तुम्हारी कोई। लफ्ज अभी उसके मुंह ही में थे कि बानीता ने अपना टिन खींचकर उसके मुंह पर मारा, जो उसके माथे पर लगा। उसके साथ ही उसका खून निकल आया। अरे भड़वे की औलाद, तूने क्या मरना है, मैं तुझे खुद मार दूंगी, चल उठ। ये कहकर वो उठी। रिवॉल्वर सीधा किया तो लड़की चीख पड़ी, भगवान के लिए ऐसा मत करना दीदी, मैं समझा लूंगी इसे, आप प्लीज। देख, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ कितनी मोहब्बत करती है। चल सो जा, अब सुबह बात करेंगे। ये कहते हुए उसने नया टिन निकाला और पीने लगी। हम दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। जरा दूर अंधेरे में एक दरख्त के तने पर बैठते हुए मैंने पूछा, ये क्या ड्रामा है बानीता? लगता है लंबी प्लानिंग की हुई है तुमने। शायद तुम्हारे जहन में हो, जिसने सुबह बताया था कि वो राह है, वो इस लड़के का बाप है। उस बेगैरत ने कुछ जगहों पर छापे मारे हैं और असले समेत बंदे पकड़ लिए हैं। उसका रतन बाबा से मुतालबा है कि मुझे और तुझे उसके हवाले कर दे। अब समझो, सीधा सीधा राह के साथ मामला हो गया है। वो भारत की खुफिया एजेंसी और उसके वसाइल। रतनदीप सिंह वो क्या कर पाएगा? मैंने तशवीश से पूछा। कुछ भी नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं करना। बस अब मुख्तलिफ तंजीमें हरकत में आएंगी। अगर रा वाक़यातन उनके साथ लड़ना चाहती है तो ठीक है, हम तो पहले ही हालत जंग में हैं। अब रा जो मर्जी करे। जो चिंगारियां अब शोला बनने जा रही हैं ना, उन्हें आग लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान है और बस। बानीता ने यूं कहा जैसे वो अपना सब कुछ वार चुकी हैं।
ان کے ساتھ ڈیل کیسے ہوگی؟ فون کے ذریعے وہ ہماری لوکیشن کا اندازہ؟ میں نے کہا تو وہ تحمل سے بولی، ڈیل کہیں اور ہو رہی ہے، ہمیں بس اتنا حکم ملنا ہے، مار دو یا چھوڑ دو بس۔ یہ کہہ کر وہ تنے پر لیٹ گئی۔ اس کا سر میری ران پر تھا، میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ میرے لیے ایک لڑکی نہیں، حریت پسند تھی، آزادی چاہنے والا کوئی بھی ہو، میں اس کی دل سے قدر کرتا تھا۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں اور ان کا… میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھے نیند نہیں آتی دلجیت، نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں، نیند کو ترس گئی ہوں، تیرے سامنے شراب بھی پی ہے، بس خمار سا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ میں نے پوچھا۔ میں جب بھی سوتی ہوں تو میرے خواب میں میرے ویر، میری ماں اور میرا باپو، ان سب کی لاشیں صحن میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور میں ان کے پاس بین کر رہی ہوتی ہوں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، پھر ایک دم چونکتے ہوئے بولی، دیکھو، وہ غلیظ گالی دیتے ہوئے کہنے لگی، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا تو وہ لڑکا جھونپڑی سے باہر کھڑا محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ لالٹین کی چھنتی ہوئی روشنی اس پر پڑ رہی ہے۔ میں بے آواز قدموں سے بڑھا، وہ لڑکا تیز قدموں سے چل پڑا تھا۔ میں نے پیچھے سے جا کر پکڑ لیا، تبھی اس نے ایک زوردار گھونسا میرے جبڑے پر مارا۔ بلا شبہ وہ لڑنے کے فن سے آشنا تھا اور پھر اس وقت وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری پسلی میں بھی گھونسا مار دیا۔ میں ایک دم لڑکھڑا گیا۔ وہ پورے جوش سے میری طرف بڑھا، اس نے جھکائی دی اور کھڑا ہاتھ میرے کاندھے پر مارا۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ کر سکا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی اور یوں ہی اٹھا کر اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ تین چار ٹھوکروں ہی سے وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا جھونپڑی میں لے آیا۔ میں نے تھیلے میں سے رسی نکال لی اور اسے باندھ دیا۔ لڑکی یہ سب دیکھتے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے بھی باندھا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی بانیتا نے اندر آ کر کہا، دلجیت تم سو جاؤ، میں جاگ رہی ہوں۔ میں وہیں گھاس پھوس پر سیدھا ہوا، پھر کچھ دیر کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ رات اور اگلا دن گزر گیا۔ اس جوڑے کا دم خم نکل چکا تھا۔ لڑکی تو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ لڑکے نے دوپہر کے بعد بانیتا سے مار کھائی تو تب سے پرسکون تھا۔ تھیلے میں پڑی ہوئی خشک خوراک اور بسکٹس کھاتے ہوئے وہ دن گزر رہا تھا۔ اس وقت مغرب ہونے کو تھی، اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا جب بانیتا کا فون بول اٹھا۔ اس نے سکرین پر نمبر دیکھے، پھر اسپیکر آن کر کے بولی، بولو کیا بات ہے؟ ان دونوں کو چھوڑ کر تم لوگ آ جاؤ، لیکن حویلی میں نہیں، کسی مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ ڈیل؟ اس نے پوچھا۔ ہو گئی ہے، سب بندے آ گئے ہیں، پر اسلحہ نہیں، وہ سب رتن بابا کے پاس بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے حویلی کے باہر کیا پورے شہر میں فیلڈنگ کرنی ہے، اس لیے تم لوگ نکلو، ان پرندوں کو دوسرے لوگ ترن تارن میں چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، بندے بھیجو، بانیتا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، لے بھائی دلجیت، ہمارا یہ آپریشن کامیاب رہا، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا حویلی جانا کسی مشن سے کم نہیں۔ مگر وہ تو کہہ رہا ہے کہ حویلی نہیں، میں نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ تم دیکھنا، ہم حویلی ہی میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کچھ دور پڑے ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرتی رہی، تبھی دو نوجوان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بانیتا نے مجھے جانے کا اشارہ کیا، ہم وہاں سے پیدل چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک شیڈ کے تلے کھڑی گاڑی تک جا پہنچے۔ یہ وہ نہیں تھی جس پر ہم آئے تھے، بلکہ دوسری تھی، جس پر امرتسر شہر کے مضافات میں پہنچتے ہوئے ہمیں کافی رات ہو گئی۔ ہم بڑے سکون سے باتیں کرتے ہوئے آئے تھے، جس میں ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب راہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ساری کاروائی کے پیچھے رتن بابا ہے، تو پھر اب تک وہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے تھے؟ یہی بات جب میں نے بانیتا سے پوچھی تو وہ بولی، راہ کو تو بہت دیر سے معلوم ہے اور میری فائل تیار ہے، لیکن وہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ رتن بابا کوئی ایک خاص تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے پیچھے بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ رتن بابا کو وہ چھیڑیں گے، انہیں ختم کر دیں گے یا جیل بھیج دیں گے، تو اس کی جگہ کوئی دوسرا رتن بابا آ جائے گا۔ کام تو چلے گا، لیکن اس دوران ان کا کتنا نقصان ہوگا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد رکھتا ہے، کون کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہماری منزل ایک دو منزلہ پرانا سا گھر تھا،
जिसको अच्छी तरह सजाया संवारा गया था। बानीता ने कार बाहर ही खड़ी रहने दी और हम अंदर चले गए, जो कदरे हटकर आखिरी सिरे पर था। वो कमरा पुरानी चीजों से भरा हुआ था। बानीता ने कुछ चीजें इधर उधर की, फिर फर्श को दबाकर रेलिंग वाला ढकना अंदर की तरफ कर दिया। वहां एक खला बन गया। मुझे पीछे आने का इशारा करके वो नीचे उतर गई। थोड़े थोड़े फासले पर जीरो पावर के बल्ब रोशन थे। हम सीढ़ियां उतरकर सुरंग में चलते चले गए। तकरीबन फरलांग भर चले होंगे कि हमें सीढ़ियां दिखाई दी। उस पर चढ़े और एक कमरे में निकल आए। वो हवेली ही का एक कमरा था। मतलब वो घर हवेली के पिछवाड़े था। मैंने तस्दीक चाही तो बानीता ने अस्बात में सर हिला दिया। मैं अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ और लंबी तान कर सो गया। उस सुबह मैं मामूल के मुताबिक जल्दी उठ गया था। मैं खूब जी भर के फ्रेश हुआ, सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहना। मैं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था कि हवेली के मुलाजमीन में से एक ने आकर मुझे बताया कि ऊपर छत पर रतनदीप सिंह मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं फ़ौरन ही उठ गया। मैं जब वहां पहुंचा तो रतनदीप सिंह के साथ एक बूढ़ा सिख बैठा था, जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। सामने मेज़ मुख्तलिफ खानों से भरी पड़ी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। तब रतनदीप सिंह ने पुरशौक निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, दिलजीत सिंह जी, ये हमारे बहुत ही मोहतरम ज्ञानी परोंत सिंह जी हैं। यहाँ बड़ी मुद्दत के बाद तशरीफ़ लाए हैं। जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो बड़े शौक से मुलाकात करना चाही। आपके लिए मोहतरम हैं तो मेरे लिए भी सर आंखों पर मैं हाजिर हूँ जी। मैंने अदब से कहा तो उसने अपना हाथ उठाकर मुझे दुआएं दी, फिर बोले, इंसान, ज्ञान, ध्यान, भगवान और नरवान, ये सब एक माला में समझो मोती हैं। जिसके आखिरी सिरे पर पहला सिरा आन मिलता है, पहला और आखिरी सिरा मिलता है, तो सभी एक हो जाता है। बंदा रब रब करता है। जब रब उसके पास होता है, रब को पाने के लिए अपनी तलाश करना पड़ती है। वाहे गुरु की मेहर है तुम पर। तेरे मुकद्दर का सितारा बड़े अरूज पर है। तू भी किसी ज्ञानी से कम नहीं। बाबा जी, मुझे तो इन बातों की समझ नहीं आती। कहाँ मैं और कहाँ ज्ञान। शायद वक्त ने मुझे इंसान बनने की भी मोहलत नहीं दी, वरना यूं दरिंदों की तरह दुनिया के इस जंगल में ना भटकता। मैंने अपनी तरफ से बड़ी आजिज़ी से कहा, जो चीज़ जितनी नायाब होती है उतनी ही मुश्किल से मिलती है। बड़ी शय छोटे बर्तन में तो नहीं समा सकती ना। तुम ना समझो, लेकिन समझाने वाले तो तुझे समझा रहे हैं। तेरा वक्त शुरू हो गया है। अब देखते हैं कब तू नचाते नचाते खुद नाचने लगता है। ज्ञानी ने ये अल्फाज कहे तो मुझे रोही के बाबा याद आ गए, जिन्होंने मुझे कलंदर होने के बारे में कहा था। मैं चौंक गया। कुछ कहना चाहा तो ज्ञानी मुस्कुरा कर बोले, अरे बेटा, मैं तुझे नचाना नहीं आया। अभी तो तू खुद नाचना सीख रहे हो। फिर कहीं जाकर नचाओगे और फिर तेरा रक्स शुरू होगा, और रक्स भी ऐसा कि तेरा अपना लहू गवाही देगा। इस जमीन पर अपना निशान जब्त करेगा, क्योंकि शहीद का लहू जब तक जमीन पर नहीं गिरता, गवाही मुकम्मल नहीं होती। ज्ञानी ने इंतहाई जज्ब में कहा तो मैं फिर बात ना कर सका। वो शायद मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहा था या फिर कोई और ही इशारे दे रहा था। मैं खामोश रहा तो वो बोला, चलो, मैं तुम्हें एक दूसरी बात समझाता हूँ। हरमिंदर साहब, वाहे गुरु की मर्जी है कि उसका पवित्र स्थान है, लेकिन लाहौर से बुलाया गया। हजरत मियाँ मीर बाला पीर को उन्होंने संगे बुनियाद रखा। ईंट जानबूझकर उल्टी रखी। पता है तुम्हें इस वाक़े का? जी, मालूम है, मैंने अदब से कहा। हुआ यूं कि मिस्त्री ने जल्दी से वो ईंट उखाड़ कर सीधी कर दी, जिस पर गुरवार जिन ने बहुत अफसोस किया कि अब ये हरमिंदर बनता ही रहेगा। अब उसके जितने भी मायने निकले, मेरी समझ में एक बात आती है। इस खित्ते में सिख और मुसलमान ही वो कौमें हैं जो एक रब को मानती हैं। मुसलमान कहता है कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। सिख कहता है कि एक अवनकार बस रब ही है। गुरु को तब पता था कि आने वाले वक्त में सिखों को मुसलमानों की मदद की ज़रूरत रहेगी। उनके बगैर नहीं चल सकते, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उन्हीं सिखों की वजह से होगी। और वक्त ने साबित किया, तकसीम मुसलमान नहीं, हम हुए हैं। जन्म स्थान पाकिस्तान में तो हरमिंदर साहब भारत में। इसमें सरासर बेवकूफ़ी उस दौर के सिख लीडरों की थी। जब तक सिख मुसलमान के साथ मुखलिस नहीं होगा, तब तक उस पर यूं ही अताब नाजिल होता रहेगा। ये वाहे गुरु की मर्जी है। यहाँ भारत में सिखों ने कत्लेआम किया, किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तान में किसी सिख को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि
مہاجرین کے ساتھ جو سلوک سکھوں نے کیا اس کی نفرت تیسری نسل تک منتقل ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر رتن دیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر بولا، بابا یہ تیرا مہمان ہے، سیوا کر اس کی، اور جو تیرا دل کرتا ہے کر، یہاں تیری طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے جی، گرو جو حکم دیں گے۔ رتن دیپ نے احترام سے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، جمال پتر، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے مجھ سے۔ گیانی نے گہری سنجیدگی سے کہا تو میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ کیا رتن دیپ نے اسے میرا نام بتا دیا تھا؟ میں نے رتن دیپ سنگھ کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی ان لمحات میں مجھے خیال آیا کہ میں ان سے جلیاں والا باغ اور امرتسر جنکشن پر ہونے والی کیفیت کے بارے میں پوچھوں، لیکن نہ جانے کیوں لفظ منہ پر آتے ہی رک گئے۔ میں باوجود کوشش کے اس سے پوچھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں بانیتا آ گئی۔ اس نے ہلکے کاسنی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، آنچل گلے میں تھا، اسی رنگ کا جوتا، کھلے بال اور حسب معمول میک اپ سے بے نیاز چہرہ۔ اس نے آتے ہی فتح بلائی اور بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو رتن دیپ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کھانے کے بعد جب برتن اٹھا دیے گئے تو پھر سے گپ شپ ہونے لگی۔ رتن دیپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں بھارت میں پنڈت اور پروہت جو طاقت رکھتے ہیں شاید ہی کوئی ان جیسی طاقت رکھتا ہو۔ بڑے سے بڑا سیاست دان، بزنس مین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان کی آشیرواد کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ ان میں سے بہت سارے جرم کی دنیا کے ڈان ہیں، جیسے ممبئی میں بال ٹھاکرے ہے، اور اس جیسے ہر شہر میں موجود ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رہا ہو یا کوئی دوسری خصوصی فورس ہو، کسی بھی شعبے کی خفیہ ہو، ان میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو خود جرائم پیشہ ہیں اور انہی ڈان کے اعلی کار ہیں، دوسرے وہ جو صرف پیسہ اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور تیسری قسم محب وطن لوگوں کی ہے جو اپنے پیشے سے مخلص ہیں۔ یہ تیسری قسم بہت کم ہے، ایودھیا کا واقعہ ہو یا گجرات کا۔ یہ پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ یہاں رہتے ہوئے تم نے جو کچھ کیا ان میں محب وطن کم اور ڈان لوگ زیادہ شامل ہیں۔ جرم کی یہ دنیا فقط اس ملک تک نہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ خیر، ایسا ہی ایک آشرم اس شہر میں بھی موجود ہے جس کا سربراہ ایک پنڈت ہے، یوگی مشہور ہے۔ اس کا گروہ پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، منشیات سے لے کر اسلحہ پھیلانے تک، اور لڑکیوں کی سمگلنگ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں نے اتنی طویل تمہید سے اکتاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سارے نیٹ ورک کی تفصیل بانیتا کے کمپیوٹر پر ہے، وہاں سے سمجھ لینا۔ اس پنڈت کے خفیہ رازوں تک پہنچ کر اس کا راز فاش کرنا ہے، اور اس کی اصل طاقت دو لوگ ہیں، انہیں ختم کرنا ہے۔ وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ رتن دیپ سنگھ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پوچھا، کیا وہ سکھوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں یا؟ یہی ہمارے لیے یہی ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ جرم کی دنیا میں بہت کچھ کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب پورے پلان کے ساتھ، جس میں راہ کی پوری آشیرواد شامل ہے، وہ سکھوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے اڈے بنا کر انہیں جنسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور وہیں سے سکھ لڑکیوں کو ورغلایا جاتا ہے۔ ان میں نرنکاری سکھ پوری طرح ملوث ہیں۔ اس نے تفصیل بتا دی تو میں نے بانیتا کی طرف دیکھ کر کہا، چلو دکھاؤ تفصیل کیا ہے، پھر پلان کرتے ہیں۔